हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फारूक खान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में कि सीएसएस के अंदर हम टाइपोग्राफी किस तरीके से करते हैं। तो सीएसएस के अंदर आप टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हो, उसके साथ डिफरेंट डेकोरेशंस कर सकते हो, आप उनकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप बोल्डनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, आप शेडोज क्रिएट कर सकते हैं और भी दूसरे काम हम कर सकते हैं जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो करते किस तरीके से हैं, हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले फॉन्ट साइज के साथ कि हम किस तरह से फॉन्ट का साइज हम चेंज करेंगे। वैसे तो ये काम हम नॉर्मली कर ही चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन इसको हम क्योंकि टाइपोग्राफी कर रहे हैं तो इसको टाइपोग्राफी के साथ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और देखते हैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो मैं हूं अपने वीएस कोड की तरफ और यहाँ पे मैं अपना एक पैरा क्रिएट करूंगा या फिर एक हेडिंग क्रिएट करूंगा, वॉट एवर। चलें एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H1 और उसमें हम लिख देते हैं टाइपोग्राफी, राइट। और एक हम यूज करेंगे पैरा और पैरा के अंदर हम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टाइलिंग टेक्स्ट, राइट। तो मेरे पास दो यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन हो गए, एक टाइपोग्राफी और एक स्टाइलिंग। अब मैं इन दोनों को फॉन्ट इन दोनों का चेंज कर सकता हूँ अपनी style.css में जाके, लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी CSS को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। और लिंक करने का तरीका वही है, बहुत आसान, जो अब हम हमेशा से करते हैं। तो ये मेरी लिंक हो चुकी है CSS। मैं अब CSS में जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले अपने H1 को स्टाइल करूंगा। H1 को स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट साइज जो H1 का बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम CSS में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 20 पिक्सल या फिर आप चाहो तो इसे आप 1 REM भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो जो कि ये छोटी हो जाएगी तो हम इसे 2 REM डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि रूट का मल्टीप्लाई बाय 2। अगर रूट 16 है तो ये मेरे पास 32 शो होगी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं पैरा को चाहूँ तो पैरा को भी डिफाइन कर सकता हूँ और पैरा को डिफाइन करने के लिए अगेन हम फॉन्ट साइज का यूज करेंगे और यहाँ पे हम 1 REM लिख देंगे। तो 1 REM लिखेंगे तो आपका ये 2 REM हो गया क्योंकि हेडिंग है, और आपका जो पैरा है वो 1 REM हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे EM भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हैं, आप एब्सोल्यूट यूनिट भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था हमारा फॉन्ट साइज के किस तरीके से हम फॉन्ट साइज को CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट यूनिट्स, फॉन्ट यूनिट और नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट को किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसान है। फॉन्ट वेट का मतलब है आप अपना जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसको एक वेट एलोकेट कर सकते हैं और वेट एलोकेट करके आप उसको बोल्डर, लाइटर या डार्कर बना सकते हैं। इसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं हमारे पास और वो वैल्यूज हमारे पास क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है इसकी वो 100 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 900 है। तो ना आप 100 यूज करेंगे और ना ही आप 900 यूज करेंगे। नॉर्मली जो ब्राउजर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो 400 होती है और आप भी 400 ही यूज करेंगे नॉर्मली, लेकिन बोल्ड के लिए आप 500, 600 एंड 700 को भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स्ट्रा बोल्ड की ऐसा कोई इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट अगर आप चाहो तो 800 को भी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं VS कोड पे इसको यूज करके। तो मैं अपने जो मेरा पैरा है, मैं उसके पैरा के अंदर किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्स्ट को भी कर सकता हूँ या किसी भी हम देखें यहाँ मैंने 100 किया है तो ये थोड़ा हमारे पास थिन नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको करूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 400 आ रही होती है, बट 100 में भी आपको कोई ऐसा थिन नहीं दिखा रहा है। तो इसमें अब आपको लेकिन फर्क क्रिएट यहाँ पे होगा। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 800 क्रिएट किया हुआ है जो कि बोल्ड है, राइट। मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको फर्क वाज़ेह हो। और अब मैं जब 100 पे जाता हूँ तो आपको मेजर फर्क इसमें नजर
आ जाएगा। अच्छा, डिपेंड करता है फॉन्ट फैमिली के ऊपर भी कि आपने कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज की हुई और उसके अंदर आपके पास थिन है भी या नहीं, या सिलेक्ट हुआ है या नहीं, राइट। बट एज सच 100 की जरूरत नहीं पड़ती, हम नॉर्मली 400 टू 700 यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इसे 700 पे बोल्ड भी कर सकते हो, राइट, जो कि ये हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी हेडिंग को भी फॉन्ट वेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ अपनी हेडिंग को फॉन्ट वेट प्रोवाइड कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी हेडिंग अभी नॉर्मली जो आ रही है वो खुद से जो इसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है वेट, वो जो ब्राउजर इसे एलोकेट कर रहा है वही आ रहा है। बट मैं अगर चाहूँ तो इसको थिन बना सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको थिक भी बना सकता हूँ, राइट, जो कि काफ़ी थिक हो जाएगी। तो आप नॉर्मली इसमें भी 400 या फिर आप इसको बाय डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर कभी आपको पड़ रही है तो आप फॉन्ट वेट की डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करके टेक्स्ट का वेट बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आपने फॉन्ट वेट डिफाइन ही नहीं किया तो क्या होगा? तो अगर आपने फॉन्ट वेट डिफाइन नहीं किया तो वो जो भी उसका पेरेंट एलिमेंट है, चाहे वो डिव है या बॉडी है, अगर उसमें डिफाइन हुआ हुआ तो वो उससे इनहेरिट कर लेगा। तो फॉन्ट वेट सेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फॉन्ट वेट आपका कहीं पे जो खराब हो रहा है तो आप उसके अंदर फॉन्ट वेट को इनहेरिट भी करवा सकते हैं, या फिर आप अलग से उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट वेट के बाद लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? बहुत आसान है लाइन हाइट को भी यूज करना। तो चलते हैं VS कोड की तरफ दोबारा। तो लाइन हाइट को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पैरा के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट की ऐड कर लेता हूं, और ये डमी टेक्स्ट मेरा 30 वर्ड्स पे होगा, बेस करेगा। अभी इसका आपको अब फॉन्ट वेट पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा थिन से और कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा फैमिली, फॉन्ट फैमिली के ऊपर कि उसके अंदर ये वेट इंक्लूड है भी या नहीं। और अगर इंक्लूड नहीं है तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि इसने 300 यहाँ पे शो नहीं किया, बट राइट, लेकिन 400 पे हमारा काम हो जाएगा। अगर कोई फैमिली फॉन्ट फैमिली के ऊपर आपको शो नहीं कर रहा तो आप चाहो तो उसकी फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में ये फॉन्ट फैमिली या वेट को आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन खैर, अभी हम लाइन हाइट डिफाइन कर देते हैं इसकी। और लाइन हाइट डिफाइन करने का जो तरीकेकार है वो बहुत आसान है कि मैं चाहता हूँ मेरी ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान में गैप क्रिएट हो जाए और या फिर कम हो जाए। तो इसको करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? हम लाइन हाइट की एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और उसमें जो बाय डिफॉल्ट आप बाय क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड जो आप यूज करते हैं वो 1.5 होता है। ये जो 1.5 है ये फॉन्ट का 1.5, यानी अगर फॉन्ट आपका 16 पिक्सल है तो यहाँ पे ये 1.5 हो जाएगा आपका, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5। आप चाहो तो इसे कम भी यूज कर सकते हो अगर आपको ज्यादा लग रही है, तो मेरे ख्याल से तो 1.2 भी ओके है, यहाँ पे कोई मसला यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा लाइन हाइट। और लाइन हाइट जो स्टैंडर्ड है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ मैंने इस फाइल में लिखा हुआ है आपके पास कि जो स्टैंडर्ड है आपका वो 1.5 है, 1.5 टाइम्स ऑफ द फॉन्ट साइज। सो इफ द फॉन्ट साइज इज 16 पिक्सल तो ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको आप जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड ही रखें, आपको जैसा बेहतर लग रहा है उसके मुताबिक इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस वैल्यू है। आप इसके साथ px, em, rem नहीं लगा सकते, राइट। अगेन, अगर आपकी जो लाइन हाइट है वो डिफाइन नहीं हुई हुई तो जो भी पेरेंट एलिमेंट है वो उससे इनहेरिट कर लेगा। लेकिन अगर जो पेरेंट अगर कोई है ही नहीं, राइट, तो क्या होगा? तो ब्राउजर ने डिफॉल्ट सेट किया हुआ होता है, तो वहां से फिर डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कॉपी हो जाती है। लाइन हाइट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर आपने टेक्स्ट को ज़्यादा लाइन हाइट दे दी तो पढ़ने में फ़र्क हो सकता है, अगर कम हाइट दे दी आपने, लाइन हाइट दे दी, तो भी आपका जो यूज़र है उसके पढ़ने में मसला क्रिएट भी हो सकता है। और
मसला जो है वो ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने में भी हो सकता है। तो बेहतर ये होता है कि आप स्टैंडर्ड लाइन हाइट ही यूज़ करें या स्टैंडर्ड से थोड़ी सी कम यूज़ करें। लेकिन अगर आप 0.8 की तरफ चले जाते हैं, मैंने 1.5 बताई है, तो वो खासा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस स्टैंडर्ड के कोशिश करें कि करीब करीब ही रहें, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ना ही वो ओवर स्पेस हो और ना ही वो अंडर स्पेस हो। तो जो कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पास वो ये है कि हम 1.5 से लेके 1.7 ही यूज़ करते हैं, बट 1.3 भी आपके पास या 1.4 भी बुरा नहीं है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है हमारे पास। तो लेटर की जो स्पेस होती है आपस की, वो आप चेंज कर सकते हैं, या वर्ड की जो स्पेस होती है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको क्रिएट करना। मैं अपने लेटर की, ये जो मेरे पास पैरा है अभी, मैं इस लेटर के दरमियान में इसके लेटर्स के दरमियान में मैं एक स्पेस क्रिएट करूंगा, राइट। तो वो किस तरीके से क्रिएट होगी, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग में आप इसको 2 पिक्सल बढ़ा सकते हैं, तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो काफ़ी खुला डुला हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये टेक्स्ट काफ़ी खुल गया है और इसके जो लेटर हैं वो थोड़े से बिखर गए, राइट। तो आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो, 1 पिक्सल पे भी डिफाइन कर सकते हो आप इसे, बट इसमें आप आरईएम और ईएम नहीं दे देगा, क्योंकि आरईएम और ईएम जो है वो क्योंकि रूट पे डिपेंडेंट होते हैं, और अगर वो बढ़ गए तो आपका टेक्स्ट जो है वो काफ़ी मसला बना देगा। तो इसमें आप पिक्सल यूज़ करें एब्सोल्यूट ही, ताकि ये चेंज ना हो हमारे ब्राउज़र के साथ, साइज के साथ। और अगर आप चाहो तो इसमें 0.8 भी यूज़ कर सकते हो, और जो 0.2 है वो भी यूज़, अगर 0.3 कर देंगे तो ये काफ़ी आपके पास अब बेहतर नज़र आ रहा है। और आपकी मर्ज़ी, आप इसे कितना कंजेस्टेड करना चाहें या फिर कितना चेंज करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, राइट। बट फॉर मी इट्स 0.3 इज़ बेटर, राइट। तो लेटर स्पेसिंग के बाद है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करेगा। तो मेरे पास, मैं चाहूँ तो मेरे वर्ड्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो सकती है। तो जैसे कि अभी हो गई है, मैंने 2 पिक्सल की यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी स्पेस को कम भी कर सकता हूँ या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो और आप चाहो तो इसे ना भी यूज़ करो और ब्राउज़र के ऊपर इसे आप डिपेंडेंट छोड़ दें। तो ये है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग, जिसको लिखना बहुत आसान है। वर्ड स्पेसिंग लिखेंगे और आप इसके साथ एब्सोल्यूट यूनिट डिफाइन कर देंगे। अगेन इधर भी आरईएम और ईएम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना वो आपका यहाँ पे मसला क्रिएट कर सकते हैं। तो लेटर की जो स्पेसिंग होती है हमारे पास, वो हम अवॉइड करेंगे कि ईएम और आरईएम में ना करें। हम कोशिश करेंगे कि इसे एब्सोल्यूट यूनिट में ही हम कवर करें, राइट। और फिर है हमारे पास इम्पैक्ट ऑन टेक्स्ट। लेटर की स्पेसिंग अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि लेटर की जो स्पेसिंग होती है वो पढ़ने वाले के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अगर आपने ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर दी तो आपका टेक्स्ट बहुत अजीब सा लगेगा, और अगर आपने कम कर दी तो हो सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप कर जाए या फिर कंडेंस हो जाए। तो बेहतर होता है कि आप इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप वही यूज़ करें, या फिर आप यूज़ ही ना करें, बल्कि ये काम आप ब्राउज़र के ऊपर छोड़ दें। अनटिल एंड अनलेस आपको कहीं स्पेशल किस्म की डेकोरेशन करनी है तो आप वहाँ पे लेटर स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा लेटर स्पेसिंग को आप जब भी यूज़ करेंगे, आप टेक्स्ट अलाइन के साथ, अभी तक ये मैंने करवाया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन के साथ आप जब भी लेटर स्पेसिंग को यूज़ करेंगे तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इतनी स्पेस क्रिएट नहीं करनी कि वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई जब होता है तो जब हम जस्टिफाई भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद भी टेक्स्ट को बिखेर देता है। ये भी आप देखोगे थोड़ी देर में। तो इसके साथ आपने देखना है कि आप अगर मिसाल के तौर पे वर्ड स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग भी यूज़ कर लेते हैं तो आपका टेक्स्ट बहुत अजीब सा हो जाएगा। सो यूज़ इट वाइसली, एंड इसको देख के आपने ये लगाना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ें लगा दो और आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अजीब सा नज़र आने लगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट कहते हैं आपने तरतीब देना। आपने तरतीब दे सकते हैं टेक्स्ट को। किस तरीके से तरतीब दे सकते हैं? आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो या जस्टिफाई भी कर सकते हो,
राइट। तो देखते हैं VS कोड पे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो मेरा जो वर्ड स्पेसिंग है और लेटर स्पेसिंग है ये मैं ब्राउजर के ऊपर ही छोड़ देता हूँ बाय डिफॉल्ट, और मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरे पास अपनी नॉर्मल हालत में आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट अलाइन को यूज करते हैं, और टेक्स्ट अलाइन करके हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं। तो अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है, नजर आ रहा होगा आपको कि मेरा टेक्स्ट अब सेंटर में क्रिएट हो चुका है, और उसको बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और तरतीब दे दिया है ब्राउजर ने उसको। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, मेरा टेक्स्ट बिल्कुल राइट की तरफ से शुरू हो जाएगा, और अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ, मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से ही शुरू होगा, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ये आपके टेक्स्ट को बिल्कुल जस्टिफाई कर देगा ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो एक तरतीब में नजर आए और वो इधर उधर ना भागे, राइट। तो उसकी जो तरतीब है हमारे पास वो इस तरीके की कर दी जाती है कि वो बिल्कुल उसमें स्पेसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि आपका टेक्स्ट एक बेहतर पोजीशन में नजर आ जाए। उसमें स्पेसेस इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं कि वो टेक्स्ट जो है वो आपको एक पैरा की या फिर आपको एक खूबसूरत सी शक्ल में नजर आ जाता है, जिसमें इवनली आपके पास स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। और अगर मैं इसी आपकी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि अगर मैं इसमें वर्ड स्पेसिंग भी क्रिएट कर दूं और वर्ड स्पेसिंग क्रिएट कर दूं तो मेरे पास ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, चलें देखते हैं। तो ये मेरे पास मैं अगर क्रिएट कर दूं तो मैंने बहुत ध्यान से करना है कि ये मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा अजीब लगना शुरू हो गया है, राइट। तो मैंने ये ख्याल रखना है कि टेक्स्ट जस्टिफाई जो कर रहा हूँ तो उसका जो डिफॉल्ट है वो कितना है। आई थिंक वो मेरे पास 2 पिक्सल है, लेकिन अगर मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास मैंने देखना है कि कहीं मेरा टेक्स्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो बेमायने सा या फिर अजीब सा नजर तो नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से मैंने अपने जो टेक्स्ट की सेटिंग है वो करनी है जस्टिफाई को यूज करते हुए। नॉर्मली आपका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप इसको लेफ्ट ही रखेंगे, राइट। कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है जस्टिफाई की तो हम वहां पे जस्टिफाई को यूज कर लेंगे। ओके तो एक प्रॉपर्टी आपके पास और है, वो है आपके पास ये सिर्फ जस्टिफाई के साथ काम करेगी, और इसने काम कैसे करना है मैं इसको करके ही दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दिया है, राइट। और इसको जस्टिफाई करने के बाद आपने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है लास्ट टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और इसमें आप दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी जो लास्ट लाइन है उसको आप कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट लाइन सेंटर में दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं इसका थोड़ा सा लुक क्रिएट करना चाहता हूँ अपने को कि वो खूबसूरत दिखे। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ टेक्स्ट अलाइन के साथ, ये वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट अलाइन के साथ ही काम करेगी। ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ काम करेगी जस्टिफाई के साथ। तो जब भी आप लास्ट लाइन वाला आप अलाइनमेंट करोगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और तो वो हमारे पास आपने याद रखना है कि वो सिर्फ जस्टिफाई के साथ ही वर्क करेगी। और अगर एक चीज़ और मैं इसके साथ अगर राइट लिख देता हूँ तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं अगर इसको लेफ्ट लिख देता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट के ऊपर चला जाता है, और मैं अगर इसको सेंटर कर देता हूँ जो कि एक बेहतर तरीका है, वो मेरे पास सेंटर में इस बड़ी स्क्रीन पे भी और छोटी स्क्रीन पे भी, तो एक बेहतर अंदाज में मेरा टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके टेक्स्ट से टेक्स्ट डेकोरेशन रिमूव भी कर सकती है, जैसे कि अंडरलाइन हो गई, ओवरलाइन हो गई, लाइन थ्रू हो गई, और ब्लिंक आप क्योंकि ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करते इसके कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, तो ब्लिंक को हम CSS के थ्रू आगे आगे एनिमेशन के थ्रू ही करेंगे। बट अभी फिलहाल आपने ये समझना है कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन से अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे कि एंकर टैग में बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रही होती है, तो हम चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं और हम चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो अंडरलाइन को लगाने के लिए या दूसरी चीज़ों को करने के लिए देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और वो एंकर टैग मुझे हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास आ चुका है और बाय डिफॉल्ट इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो अब मैं CSS में जाके अपना एंकर टैग को टारगेट करूंगा
और एंकर टैग को टारगेट करके मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को जैसे चाहूँ एंकर टैग को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा मैं नन। तो जैसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करूंगा तो मेरे यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। एंकर टैग नॉर्मली मेरे पास ब्लू कलर में और अंडरलाइन में दिखता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन हटा दी है और इसका ब्लू कलर भी चेंज कर दिया है और रेड में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो मैं अगर चाहूँ तो किसी भी पैरा के नीचे या फिर हेडिंग के नीचे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं आ रही है हेडिंग के नीचे, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन फॉर एग्जांपल मैं अंडरलाइन क्रिएट कर सकता हूँ हेडिंग के नीचे, जो कि एक खासी अच्छी मालूम दे रही है मुझे यहाँ पे। तो ये मेरी आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से इसको क्रिएट करते हो और आप कहाँ क्रिएट करते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, डॉटेड, और भी आप इसकी एक्सप्लोर करेंगे ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या मौजूद है। टेक्स्ट डेकोरेशन में आगे जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है एंड टेक्स्ट डेकोरेशन कलर भी है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास जो अंडरलाइन है या फिर लाइन थ्रू है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और वो किस तरीके से करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसकी लाइन थ्रू आ जाए और ये क्रॉस हो जाए। तो अक्सर बेशतर प्राइसेस में इस तरीके से क्रॉस हुआ होता है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको लाइन आपने अंडरलाइन किया है, आप चाहो तो इसे ओवरलाइन भी कर सकते हो कि लाइन इसके ऊपर चली जाए, राइट, और एक लाइन इसके नीचे क्रिएट हो जाए, आपके पास वो भी किया जा सकता है, राइट। तो लेकिन हाँ, एक चीज आपने ख्याल रखनी है जो मैंने यहाँ पे किया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि भाई वो पहले ओवरलाइन अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए तो वो किसी और तरीके से क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन उसने पहले ओवरलाइन पढ़ी और फिर आके यहाँ पे कैस्केडिंग का रूल क्योंकि अप्लाई हो रहा है और फिर आके इसने यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दी, राइट। तो आपके पास आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, आप चाहो तो नन भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका लाइन थ्रू भी कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास एक कलर आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक चीज और शो कर सकते हो और वो है आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, राइट। और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ तो जो भी आप डेकोरेशन करोगे, जैसे कि ये लाइन हमारी ब्लू आ रही थी बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब मैं चाहूँ तो इस लाइन को यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, अपने मुताबिक इसका कलर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक ग्रीन चाहिए इसका थोड़ा डार्क तरह का, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क कलर का कर दिया है। लेकिन खैर ये मुझे भी पता नहीं लग रहा, तो मैं लाइट लेके इसको अपने आपके पास शो कर दूंगा कि ये देखें यहाँ पे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर राइट आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपने लिखे देखा होगा आपके पास लाइन थ्रू आता है और लाइन थ्रू आपके पास रेड कलर से क्रॉस हुआ होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे आप, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर को हम जो है वो बढ़ा देंगे, इस तरीके से कलर चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसका कलर रेड हो जाएगा, राइट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर आप जो भी सेट करोगे वो आपका जो भी आपने डेकोरेशन की होगी उसके कलर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी एक चीज और कर लेते हैं जो मैं भी आपको बता रहा था, लेकिन उसको हम आगे नहीं इसी में कवर कर लेते हैं, और वो है हमारे पास कि अगर हम चाह रहे हैं कि अंडरलाइन अगर हम करें और ओवरलाइन करें तो एक वक्त में हमारे पास एक आती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दूं कि यहाँ पे ओवरलाइन भी मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ओवरलाइन आ जाएगी क्योंकि ये कैस्केडिंग का रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसमें दोनों एक साथ आप क्रिएट कर सकते हो, आप पहले अंडरलाइन कर दो और फिर आप इसी के साथ इसको ओवरलाइन कर दो, नेक्स्ट लाइन में मत जाओ आप, तो इसका अंडरलाइन और ओवरलाइन एक साथ क्रिएट हो जाएगा। और हम इसको मार्जिन पैडिंग के जरिए अभी जो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे, वो मार्जिन पैडिंग के जरिए हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका कि आप एक साथ किस तरीके से अंडरलाइन और ओवरलाइन करोगे। इसी तरह हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल भी है हमारे पास कि आप किस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन का
आप स्टाइल डिफाइन करते हो यहाँ पे। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल डैश कर सकता हूँ, जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि वो डैश हो चुका है। मैं अगर चाहूँ तो इसे डॉटेड भी कर सकता हूँ, तो ये डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसकी वैल्यूज को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यूज और क्या क्या हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको डबल सॉलिड या फिर वेवी भी कर सकता हूँ। हमारे पास वेवी करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की ये शो हो जाएगी। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई हुई भी है और आप चाह रहे हो कि आप सारी टेक्स्ट डेकोरेशन हटा दो, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप टेक्स्ट डेकोरेशन को आकर यहाँ पे नन भी कर सकते हो। तो जितनी भी आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन लगी हुई होंगी वो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी हट जाएंगी यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन रिमूव करने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टाइपोग्राफी में मजीद इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपको ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप जो टेक्स्ट का अपीयरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आप उसे कैपिटल बना सकते हो, कैपिटल से स्मॉल बना सकते हो, पहला वर्ड कैपिटल कर सकते हो, पूरा कैपिटल कर सकते हो, या फिर आप उसे नॉर्मल भी कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो जो कोड है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम VS कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमने लिखना कैसे है और अप्लाई कैसे करना है एंड हाउ विल इट वर्क, राइट। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन तक यहाँ पे लिख लिया था, तो अब हम आगे चलते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास मजीद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ और उस पैरा में मैं 10 वर्ड्स ले लेता हूँ, सॉरी, राइट। तो ये मेरे पास एक पैरा आ चुका है हमारे पास, और हम इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं ताकि ये हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी यहाँ पे हमारे पास मसला आ रहा है, और ये बिल्कुल आपके मार्जिन जो है वो बिल्कुल आपका स्टार्ट से जाके लग गया है, तो इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं हमारे पास ताकि ये आपके पास थोड़ा सा बेहतर अंदाज में नज़र आने लगे। अब क्योंकि मैंने पूरी बॉडी को ही मार्जिन देनी है तो मैं दे सकता हूँ बॉडी को, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1.2 EM देते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी कम हो रही है तो इसको 0.5 दे देते हैं। अब ये मेरे पास बेटर है और मुझे मेरी अपनी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास किस तरीके से हम पूरे डॉक्यूमेंट पे मार्जिन लगा देते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी इस प्रॉपर्टी की अपने इस एलिमेंट की तरफ जिसको हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है। तो बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे पैरा के बजाय मैं यहाँ पे आपके सामने एक हेडिंग क्रिएट कर दूँ। तो हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर ली है और इस हेडिंग में मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर पहले एक काम करते हैं, एक क्लास कॉल करवा लेते हैं। हम क्लास लिख देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी का ही नाम दे दिया क्लास को ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी जो थी, सॉरी क्लास जो थी, उसे कॉल करवा लिया। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले इसको मार्जिन डिफाइन कर देते हैं ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, राइट। तो मुझे मार्जिन टॉप और बॉटम पे देनी है, तो मुझे मार्जिन साइड पे नहीं देनी, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया। अब ये बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, राइट। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। मैंने मार्जिन इसलिए दिए ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखना शुरू हो जाए। ओके, सो लेट्स क्रिएट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अगर आप कैपिटलाइज कर देते हैं तो आपका जो पहला वर्ड होगा, पहला लेटर होगा हर वर्ड का,
वो आपके पास कैपिटलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें कैपिटलाइज नहीं करते और आप इसके अंदर लोअर केस कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो वर्ड होगा वो उसका पहला लेटर भी और बाकी वर्ड भी हमारे पास लोअर केस हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल अपर केस करूं तो मेरा पूरा वर्ड अपर केस में चला जाएगा, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं नन कर दूं तो मेरे पास जो भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगी होगी वो यहाँ पे आके रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है वर्ड की। और अगर मैं यहाँ पे एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ और इस पैरा के अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ 15 वर्ड्स का, तो मेरे पास यहाँ पे वैसे तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल ये हो रहा है हमारे पास, लेकिन अगर हम चाहें तो इस पैरा को हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके हम इस पैरा 1 इसका नाम रख देते हैं और इसको कॉल करवा लेते हैं अपने पास CSS में, राइट। और अब हम चाहें तो इसके ऊपर हम सूडो क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सूडो क्लास थी हमारी वो थी फर्स्ट लेटर, जिसमें हमारे पास 2 डॉट आते हैं सूडो एलिमेंट में। सूडो क्लास में हमारे पास 1 कॉलन आता है। तो हम इसका जो पहला लेटर है हम उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसके ऊपर भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला वर्ड लेटर होगा वर्ड का सिर्फ ये उसी के ऊपर ले जाकर टारगेट होगा, राइट। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और हम इसका साथ टेक्स्ट डेकोरेशन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप चाहो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और आपका तो टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर हम लाइन थ्रू पहले एक काम करते हैं, हम इस सबको मिटा लेते हैं और हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन पे अप्लाई करके देखते हैं और लाइन थ्रू करके हम देखते हैं। तो ये लाइन थ्रू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं, हम पूरे वर्ड के ऊपर लाइन थ्रू करें तो वो ज़्यादा हमारे पास इसको सूट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लेटर के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे और इसको ट्रांसफॉर्म करके आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। दूसरी प्रॉपर्टीज इस पर आप लगा के चेक करो, देखो कि क्या होता है और इसमें क्या नहीं होता। तो ये हमारे पास जैसे कि मैंने आपको कैपिटलाइज बता दिया, आप इसको लोअर केस लगा के चेक करो, आप इसे नन करके चेक करो, तो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सूडो एलिमेंट के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और आप इसको एक नॉर्मल एलिमेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से आगे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है। तो फॉन्ट स्टाइल को आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, ऑब्लिक भी कर सकते हैं, राइट। और हमारे पास ये होता क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो चलते हैं दोबारा VS कोड की तरफ और इसके अंदर देखते हैं हमारे पास फॉन्ट कौन कौन सा मौजूद है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ये जो मेरा पैरा है, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास इसका सच अभी कोई काम है नहीं, राइट। तो और ये मेरा P जो है वो यहाँ से मेरे ऊपर प्रॉपर्टीज़ की अप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ से सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा कुछ रहे ना और नॉर्मल मुझे मेरी चीज़ें नज़र आएँ। तो ये मेरे पास ये नॉर्मल सिचुएशन इसकी आ चुकी है। हम एक काम करते हैं, हमने एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है अपनी इस हेडिंग के अंदर, राइट। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसी को आपको यूज़ करके दिखा सकता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल इसमें किस तरीके से काम करेगा। तो फॉन्ट स्टाइल आपका इटैलिक अगर आप करते हैं तो ये आपके पास इटैलिक में आ जाएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से आप ऑब्लिक करेंगे तो ये ट्रू इटैलिक होता है हमारे पास, और ये थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इटैलिक होता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमारे पास नॉर्मली जो है वो नॉर्मल भी है। नॉर्मल तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, अगर इसको आप यूज़ ना करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, राइट। तो 3 हमारे पास इसमें काम की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक नॉर्मल, एक ऑब्लिक और एक हमारे पास इटैलिक है। तो ये था हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। ओके, तो हमने फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट है और फॉन्ट वेरिएंट में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक नॉर्मल है, एक स्मॉल कैप्स है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे
लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहो तो इसको आप कर सकते हो। स्मॉल कैप्स फॉन्ट वेरिएंट, ये थोड़ा ये करता क्या है, इसमें एक काम की जो है वो आपके पास स्मॉल कैप्स है, वो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम करोगे आप इसको। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना जो हमारी जो हेडिंग है, हम इसी को फॉन्ट वेरिएंट अप्लाई करके देखते हैं। और ये है मेरे पास फॉन्ट वेरिएंट, और मैं इसको स्मॉल कैप्स कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट तरीके से इसने इसको जो है वो स्टाइल कर दिया है, स्मॉल कैप्स में कर दिया है इसको। तो और ये अगर मैं अप्लाई ना करूँ तो इसमें अप्लाई से पहले अगर आप देखें तो ये कुछ और सिचुएशन है, और अप्लाई के बाद हमारे पास कुछ और स्टाइलिंग इसकी आ चुकी है। तो ये बाकी जितने भी हमारे पास जो लेटर्स होते हैं फर्स्ट लेटर के बाद, उसको ये जो है वो हमारे पास कैप्स में कर देता है, यानी कि आपके पास वो कैपिटलाइज कर देता है, और उसको वो आपको थोड़ा सा, बेसिकली इसका जो मकसद है वो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट आपको नजर आएगा। इसी तरीके से एक काम करते हैं, हम पैरा के ऊपर भी ये अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखो तो फॉन्ट पे आप पैरा में और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास, अच्छा मैंने पैरा सेलेक्ट किए तो सारे पैरा सेलेक्ट हो गए कि ये किस तरीके से हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो स्मॉल कैप से इसके अंदर इसी का आपका इस्तेमाल होगा, और इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट के बाद है कमेंट्स हमारे पास CSS के अंदर। लेकिन एक चीज़ है जो फॉन्ट के अंदर हमने मिस कर दी है, और वो यहाँ नहीं लिखी हुई, और वो है हमारे पास फॉन्ट की फैमिली। तो अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे पास अजीब सा लग रहा है, मुझे ये सूट नहीं कर रहा है इसको। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अच्छा, जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या है? फॉन्ट फैमिली अक्सर और बेशतर आप पूरी बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो फॉन्ट फैमिली की आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट किस्म के फॉन्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसमें से कोई भी फॉन्ट आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, तो मेरा फॉन्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। अब इसका मकसद क्या है? ब्राउज़र सबसे पहले ये फ़ॉन्ट सर्च करेगा, अगर उसे मिल गया तो वो यही अप्लाई कर देगा। अदरवाइज को अगर ब्राउज़र ये फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता, उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन, इस तरीके से ये पूरी हमारे पास तरतीब दी गई है। तो ये फ़ॉन्ट में से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम ट्राई करके देखते हैं दूसरा, फॉर एग्जांपल हम ये वाला लगा के देखते हैं। तो ये फ़ॉन्ट बिल्कुल ही हमारे पास अलग किस्म का है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और दिस इज़ समथिंग बेटर, राइट। तो हमने ये इसमें अप्लाई कर दिया, और ये हमारी पूरी बॉडी पे आपके पास फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। इसको तरीक़ाकार इसका चेक करने का ये है कि आप इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाओ, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गो टू सेलेक्टर, आप इसको सेलेक्ट कर लें, और मैं इसको ले आता हूँ नीचे, स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे लाके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास, अच्छा जैसे आप ओवर करोगे तो फॉन्ट पूरा आपके पास लिख के आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से भी चेक करने का तरीका है, वो आपको बता देता है कि ये कौन सा फॉन्ट है, और ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का कोई सा भी फॉन्ट आप चेक कर सकते हो। एक तरीका और है फॉन्ट को अप्लाई करने का, और वो है हमारे पास गूगल फॉन्ट। तो जैसे ही मैं गूगल फॉन्ट लिखता हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट। आप इस पे चले जाएं, और इस पे जाने के बाद आपकी मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आ रहा है रोबोटो, और मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ से जाके फॉन्ट को अपने पास ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 400 यूज़ होता है, तो 400 आप इस जो है वो रेगुलर वाला भी लो और आप इटैलिक वाला भी लो। इसी तरीके से 500 भी इटैलिक और रेगुलर ले लो आप, और इसी तरीके से 700 आपके पास ये भी ले लो, एंड दैट्स इट। बस इतना काफ़ी है। और हमारे पास दो तरीके हैं इसको लगाने के, एक लिंक है और एक इम्पोर्ट है। बस इसको करने के बाद आप चेक कर लिएगा कि आपके पास रोबोटो ही सेलेक्ट हुआ होना चाहिए, और यहाँ कोई नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक ही फॉन्ट लगाना है। तो पहला तरीका ये है कि आप एक लिंक के थ्रू आप इसे लगा सकते हो, और आपका यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, राइट। ये आप इसे कॉपी कर लो,
और आ जाओ अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद आपका जो HTML की फाइल है आप वहां चले जाएं और हेड से क्लोजिंग हेड से बिल्कुल ऊपर आप अपनी ये जो आपने कॉपी किया था वहां से वो आप यहाँ लाके पेस्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो कनेक्ट है गूगल का फॉन्ट है वहां से इसको अपनी फाइल को उससे कनेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आपके पास एक और चीज़ है नीचे, ये CSS रूल। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है CSS रूल की आपको बता रही है ब्राउजर को कि भाई कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं मिलता तो तुमने सैंस सेरिफ इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने स्टाइल में जाता हूँ और बॉडी में फॉन्ट फैमिली जो थी हमारी हम उसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देते हैं और आते हैं अपनी वेबसाइट में और हम देखते हैं क्या इसमें रोबोटो अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे रोबोटो लेट्स चेक, ये बिल्कुल अप्लाई हो गया। फॉन्ट आपको लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो एक तरीका तो ये है फॉन्ट अप्लाई करने का। दूसरा तरीका है आपके पास इंपोर्ट का, जो कि मैं इस्तेमाल खुद करता हूँ। इंपोर्ट में तरीकेकार ये है कि आपका यहाँ से आप इसे कॉपी कर लो, स्टाइल में चले जाओ आप यहाँ पे, और यहाँ पे जाके स्टाइल में यूनिवर्सल सिलेक्टर से ऊपर आप इसे पेस्ट कर दो। राइट, तो ये पेस्ट कर दो और इसमें जो स्टाइल के टैग हैं, क्योंकि हम CSS की शीट में स्टाइल के टैग नहीं लगाते, ये हम HTML में लगाते हैं ताकि ब्राउजर को हम इंफॉर्मेशन दे सकें कि यहाँ से CSS यहाँ से HTML स्टार्ट हुई है। तो ये मेरे पास अपने आप को कनेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे दो दो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दो दो कनेक्ट जो है वो प्रोवाइड करूँ ब्राउज़र को। मेरा एक ही कनेक्ट काफ़ी है। और वहाँ से वापसी आने के बाद मैंने इंपोर्ट का CSS को इंपोर्ट करवा दिया फ़ॉन्ट, लेकिन अब मैं फैमिली डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे आके। और फैमिली कैसे डिफाइन होगी, आप वहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ आके आप पूरी बॉडी की फैमिली को डिफाइन कर दोगे। राइट, तो ये भी मेरा एक तरीक़ेकार है। अब मैं जाके अगर चेक करूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास ये वही फॉन्ट आ रहा है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। राइट, तो ये भी आपके पास एक तरीक़ेकार है फॉन्ट को अप्लाई करने का। आप किसी और गूगल की किसी भी फॉन्ट को आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। करके भी देखो, खुद आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हम चलते हैं देखते हैं आगे हमारे पास क्या मौजूद है। तो फॉन्ट वेरिएंट था, फॉन्ट आपके पास इंपोर्ट भी हो चुका है और ये तकरीबन हमारे पास सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगली वीडियो में हम कमेंट्स और पे थोड़ी सी बात कर लेंगे और हम थोड़ी सी बात करेंगे कमेंट पे, और उसके बाद डिटेल बात करेंगे हम CSS बैकग्राउंड के बारे में। तो आई होप आपको टाइपोग्राफी समझ आई होगी। काफ़ी लेंदी वीडियो थी, बट यस द टॉपिक नीड्स दैट मच अटेंशन एंड डेप्थ। सो इस वजह से इसको हम इतनी गहराई में जाके और डिटेल में जाके हमने इसको पढ़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बैकग्राउंड इन CSS, और टिल देन गुड बाय।